अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरोजेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट पर बात करेंगे। हम यूरोजेनिटल सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और हम इनको इकट्ठे पढ़ते क्यों हैं? इसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं और दोनों डेवलपमेंट में आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम यूरिनरी सिस्टम में बात करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली किडनी यूरेटर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की डेवलपमेंट आ जाती है, यूरेथ्रा की डेवलपमेंट आ जाती है और सुप्रारीनल ग्लैंड की डेवलपमेंट आ जाती है। इस वीडियो में हम किडनी और यूरेटर पर फोकस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई थी। फर्टिलाइजेशन में हमारे पास जाइगोट बना था। जाइगोट फर्स्ट वीक से गुजरा, सेकंड वीक से गुजरा, थर्ड वीक में उसमें गैस्ट्रुलेशन हो गई। गैस्ट्रुलेशन के बाद हमारे पास 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हुई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो हमारे पास मेसोडर्म था उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट कंपोनेंट था उसको हम कहते हैं पैराक्सियल मेसोडर्म, जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म और जो थर्ड है उसको हम कहते हैं लेटरल मेसोडर्म। तो यही जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, इसी से हमारे पास ये यूरोजेनिटल सिस्टम डेवलप होगा। और जो पैराक्सियल मेसोडर्म था, इससे हमारे पास सोमाइट्स डेवलप हुई थी। अब हम आपको फीटस के अंदर समझाते हैं। फीटस का हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया और फीटस का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। अब ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ऑलमोस्ट थर्ड वीक की बात। अब फोर्थ वीक के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट होती है इसकी यूरोजेनिटल सिस्टम की। ये देखिए, ये सोमाइट्स हैं हमारे पास। सोमाइट्स हमारे पास हुआ क्या था कि हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म सोमाइट्स से डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया, वेंट्रल पोजीशन में आके नेक रीजन से लेकर टेल रीजन तक एक रिज फॉर्म की, उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। अब जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हम ये देख रहे हैं, ये डायग्राम हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया। ये देखिए, ये हमारे पास पैराक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास सोमाइट्स बनी थी और ये देखिए ग्रीन में इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इससे सेपरेट होकर वेंट्रल पोजीशन पे डोर्सल एओर्टा के साइड पर हमारे पास एक रिज फॉर्म हुई। ये देखिए थोड़ा सा उभार आ रहा है, एक रिज फॉर्म हुई, इसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। ये पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कमेंसमेंट ऑफ फोल्डिंग, यानी अभी फोल्डिंग सिर्फ स्टार्ट हुई है, फोल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। फोल्डिंग के स्टार्ट के अंदर ट्रांसफर सेक्शन ये आपको दिखाया, ये हमारे पास यूरोजेनिटल रिज है। अब इस यूरोजेनिटल रिज के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट हमारे पास यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं नेफ्रोजेनिक कोड। नेफ्रोजेनिक कोड, ये देखिए ग्रीन में आपके पास नेफ्रोजेनिक कोड है और गोनेडल रिज। तो आज की वीडियो में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी डेवलपमेंट, तो हम नेफ्रोजेनिक कोड के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे पास किडनी डायरेक्टली डेवलप नहीं हो जाती, सक्सेसिव किडनीज बनती हैं 3 सेट्स में। एक हमारे पास प्रोनेफ्रोज बनती है, दूसरी हमारे पास मीजोनेफ्रोज बनती है और थर्ड हमारे पास बनती है मेटानेफ्रोज। तो पहले हम बात करेंगे प्रोनेफ्रोज के बारे में। ये डायग्राम, ये हमारे पास हमारा फीटस आ गया। प्रोनेफ्रोज कैसे बनता है? 4th वीक के स्टार्ट के, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर है। एक तो ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर और नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसने कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करना, 4th वीक में अपीयर होना है, 4th वीक के स्टार्ट में अपीयर होना है और 4th वीक के एंड में इसने डिसअपीयर हो जाना है। इस ग्रीन में जो प्रोनेफ्रोज आपको दिखाया, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसकी डक्ट होती है, डक्ट इसकी नेक रीजन से लेकर चलते हुए आती है टेल रीजन में और ये हमारे पास ड्रेन हो जाती है क्लोका के। क्लोका के अंदर ड्रेन हो जाती है। ये हमारे पास अपीयर हुआ 4th वीक के स्टार्ट में और 4th वीक के एंड में डिसअपीयर हो गया प्रोनेफ्रोज। लेकिन जो इसकी डक्ट थी, ये हमारे पास नेक रीजन के अंदर डिसअपीयर हो गया और जो इसकी बाकी डक्ट है ये बन जाती है मीजोनेफ्रिक डक्ट। यही मीजोनेफ्रिक डक्ट और इसके साइड पे हमारे पास मीजोनेफ्रोज बन जाएगा। ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट थी जो एक्चुअली कंटिन्यूएशन थी प्रोनेफ्रिक डक्ट की और हमारे पास साथ में बन गया मीजोनेफ्रोज। मीजोनेफ्रोज कैसे बना? अब हम मीजोनेफ्रोज के बारे में पढ़ते हैं। मीजोनेफ्रोज बेसिकली ये 4th वीक के अंदर डेवलप होता है और ये अपर थोरैसिक रीजन से लेकर अपर लंबर रीजन तक हमारे पास एक मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है और साथ में हमारे पास मीजोनेफ्रोज होता है। ये हमारे पास इसका फंक्शन, ये ट्रांजिटरी तो है लेकिन साथ में हमारे पास ये फंक्शनल भी है। कैसे? जब तक हमारे पास परमानेंट किडनी नहीं डेवलप हो जाती, ये मीजोनेफ्रोज किडनी का रोल प्ले करता है। 4 वीक्स के लिए इट एक्ट्स एज अ किडनी बट इट इज़ ट्रांजिटरी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलाई, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स और मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये देखिए, ये हमारे पास नेक रीजन में हमारे पास बन गया था नेफ्रोज। नेफ्रोज बेसिकली
नेफ्रोज डिसअपियर हो जाता है फोर्थ वीक के एंड में, और इसकी जो डक्ट है ये इससे बन गया हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट, और हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट से हमारे पास ट्यूब्यूल्स निकली, इनको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, और एंड में एक ये कवरिंग टाइप बना रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। और साथ में जो हमारे पास एओर्टा होता है, एओर्टा से हमारे पास ग्लोमेरुलाई एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर आता है, ग्लोमेरुलाई यहाँ पे बना देता है। तो फिर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है हमारे पास किडनी का रोल प्ले। यहाँ से हमारे पास ब्लड आएगा, इसमें आएगा, इसमें से ब्लड फिल्टर होगा, और हमारे पास जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से क्लोका में ड्रेन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स के लिए ये मीजोनेफ्रोस हमारे पास किडनी का रोल प्ले करता है। ये 12th वीक के अंदर डिसअपियर हो जाता है। इसके डेरिवेटिव्स हैं जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, ये डिजेनरेट नहीं होती, और ये डेरिवेटिव होती है टेस्टिस में इफ्रन ट्यूब्यूल्स का। और ये हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, ये हमारे पास मेल के अंदर जब इसका फंक्शनल रोल ख़त्म हो गया, तो मेल के अंदर ये सेवरल डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक हमारे पास ये डक्टस डेफरेंस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो अब ये तो हमारे पास ट्रांजिटरी किडनी थी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेन किडनी, हमारी परमानेंट किडनी, वो कैसे फॉर्म होती है। ये देखें, हमारे पास ये मीजोनेफ्रिक डक्ट थी। मीजोनेफ्रिक डक्ट क्लोका में ड्रेन होने से पहले एक हमारे पास बड देती है, एक बड दे रही होती है। ये देखें, ये ऑरेंज कलर में, इसको हम कहते हैं यूरेटेरिक बड। यूरेटेरिक बड के सामने एक हमारे पास एक मीजनकाइमल सेल मैस बनता है, हम इसको बोलते हैं मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। इसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। ये देखिए, ये 5th वीक में मेटानेफ्रोस इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ये बनता कैसे है? एक इसमें यूरेटेरिक बड होती है, और एक इसमें मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा होता है। यूरेटेरिक बड जो है वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक जो डक्ट थी, वो टेल रीजन में हम उसको कह रहे थे मेटानेफ्रिक डक्ट। मेटानेफ्रिक डक्ट से हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम निकलता है, उसको हम कहते हैं यूरेटेरिक बड, और एक मीजनकाइमल सेल मैस है, हम उसको कहते हैं मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। बेसिकली ये भी इसी मेटानेफ्रिक डक्ट के डिस्टल पार्ट से हमारे पास ड्राइव होता है, इसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा और यूरेटेरिक बड। 5th वीक में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। यही बेसिकली परमानेंट किडनी का प्राइमोर्डिया है। ये हमारे पास 5th वीक में बनना स्टार्ट होता था, लेकिन फंक्शनल होता था 9 वीक्स में। 9th वीक में ये फंक्शनल हो जाता है, और मीजोनेफ्रोस जो कि यहाँ बना था अपर थोरेसिक रीजन से लेकर अपर लंबर रीजन तक, ये नॉन फंक्शन ये इसका किडनी का रोल प्ले कर रहा था। अब 9th वीक में ये डोमिनेट कर जाएगा हमारे पास मेटानेफ्रोस। ये परमानेंट किडनी था, और वो हमारे पास डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो मेल डेरिवेटिव्स बनाने लग जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे एक परमानेंट किडनी बनाता है। जो यूरेटेरिक बड है, ये एलोंगेट होता है, और ये इस मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा में पेनिट्रेट करता है, और वहाँ पे जाके ये डिवाइड होता है। रेपिटेटिव डिवीजन्स और ब्रांचिंग करने के बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाता है। हमारे पास जो इसका कलेक्टिंग सिस्टम होता है यूरिन का, जब वो नेफ्रॉन में यूरिन बनता है हमारे पास, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वो से यूरेटेरिक बड से बनती हैं। अभी मैं आपको ये सारी बात समझाती हूँ। और हमारे पास जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा होता है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, ये हम देख रहे हैं, ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले बनाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे बनाता है। देखिए, ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, इससे हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम निकला था, इसको हमने बोला था यूरेटेरिक बड, और ये हमारे पास मीजनकाइमल मैस था, हमने कहा था इसको मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। अब हमारे पास यही जो मेटानेफ्रिक जो था हमारे पास यूरेटेरिक बड था, ये हमारे पास डिवीजन स्टार्ट करेगा। पहले ये पेनिट्रेट करेगा इस मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा में, पेनिट्रेट किया, फिर इसने डिवीजन स्टार्ट की। मेजर कैलिसिस बना दी, इसने मजीद डिवीजन्स की, माइनर कैलिसिस बना दी, और ये हमारे पास सेल मैसेज जो थे मेसेंकाइमल सेल क्लस्टर्स बन गए थे, और इसको हम कहते हैं मेसेंकाइमल वेसिकल्स। हमारे पास ये देखें, ये किडनी हमारे पास बन गया।
ये हमारे पास जो हमारे पास बड था, यूरेटेरिक बड, इसने हमारे पास यूरेटर बना दी। ये देखें, ये यूरेटर है, यूरेटेरिक बड ने हमारे पास यूरेटर बना दी और हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स बना दी, मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस बना दिए। और जो हमारे पास मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा था, इसने हमारे पास नेफ्रॉन बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास किडनी का एक हमने पार्ट लिया है, किडनी का आउटर कैप्सूल है, और ये हम देख रहे थे कि हमारे पास जो कलेक्टिंग हाइलम से हमारे पास जो कलेक्टिंग स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट आ रही थी, और ये हमारे पास आर्चिंग कलेक्टिंग डक्ट है, आर्च्ड कलेक्टिंग डक्ट। और हमारे पास यहाँ पे सेल क्लस्टर पड़ा था जिसको हमने बोला था मेटानेफ्रिक वेसिकल। यही मेटानेफ्रिक वेसिकल, अब कलेक्टिंग डक्ट इस मेटानेफ्रिक वेसिकल को इंड्यूस करेगी और ये मेटानेफ्रिक वेसिकल लूप ऑफ हेनले बना देगा, और यही मेटानेफ्रिक वेसिकल आर्च्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को इंड्यूस करेगी, और इसमें डिवीजन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, और हमारे पास मेजर और माइनर कैलिसिस बनेंगी। देखिए, आर्च्ड कलेक्टिंग ट्यूब ने इस मेटानेफ्रिक वेसिकल को इंड्यूस किया था, और इससे हमारे पास मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल बनी जिसने लूप ऑफ हेनले बनाना है। और इसी मेटानेफ्रिक वेसिकल जो यहाँ पे पहले था, इसने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को इंड्यूस किया था कि उससे हमारे पास मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस फॉर्म हो। और इस बात को जो आपस में एक दूसरे को ये इंड्यूस कर रहे हैं, बोथ बड और मीजोनेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा आपस में एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। ये देखिए, आप रेसिप्रोकल इंडक्शन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और हमारे पास नेफ्रॉन बन गया। अब हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ से बनी, ये यूरेटेरिक बड से बनी है, और ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है, ये हमारे पास बना है मेटानेफ्रोजेनिक वेसिकल से, और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंड्यूस किया था। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। अब हम इस टॉपिक के बारे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फीटल किडनी होती है वो लोबुलेटेड होती है, और एडल्ट किडनी लोबुलेटेड नहीं होती। ये लोब्स कैसे ख़त्म होते हैं, किडनी का साइज़ जब हमारी किडनी का साइज़ बड़ा होता है ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, हमारे पास किडनी का साइज़ इंक्रीज होता है तो ये लोबुलेशंस ख़त्म हो जाती हैं, और हमारे पास जो एडल्ट किडनी होती है वो नॉन लोबुलेटेड होती है। और इसके अलावा हमारे पास रेसिप्रोकल इंडक्शन के बारे में हम बात कर चुके कि यूरेटेरिक बड मेटानेफ्रोजेनिक वेसिकल को और मेटानेफ्रोजेनिक वेसिकल यूरेटेरिक बड को इंड्यूस करती है फॉर्मेशन ऑफ द नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट में। पोजिशनल चेंजेस किडनी में, हमारे पास किडनी, हमने बोला कि हमारे पास किडनी जो परमानेंट किडनी है वो मेटानेफ्रोस से डेवलप होती है, और मेटानेफ्रोस हमारे पास पेल्विक रीजन में डेवलप होता है। तो हमारे पास किडनी की फॉर्मेशन पेल्विक रीजन में होती है, और ये अपनी ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए असेंड करती है किडनी। तो हम असेंट ऑफ किडनी पढ़ते हैं। ये देखें, हमारे पास किडनी क्योंकि मेटानेफ्रोस से डेवलप हुई थी, और मेटानेफ्रोस पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी पोजीशन में और रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में किडनी कैसे आती है, हमारे पास जो किडनी से कॉर्डल हमारे पास बॉडी रीजन है वो इलोंगेट होता है। ये अपनी पोजीशन पे पड़ी है, और इसकी जो कॉर्डल बॉडी पार्ट है वो इलोंगेट हो रहा है नीचे की साइड पे। तो इस तरह किडनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे असेंड हो जाती है। देखिए, पहले ये पेल्विक रीजन में थी, अब ये लोअर एब्डोमिनल रीजन में है, और ये अब अपनी जब मेन पोजीशन पे असेंड होती जा रही है। ये तब तक असेंड होती रहेगी जब तक ये इन कॉन्टैक्ट नहीं आती सुप्रारेनल ग्लैंड में। जब ये सुप्रारेनल ग्लैंड में के कॉन्टैक्ट में आ गई तो ये फिक्स हो जाती है, इसका असेंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो हमने ये बात कर ली कि किडनी हमारे पास असेंड होती है। जब ये हमारे पास पेल्विक रीजन में होती है तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई हमारे पास आ रही होती है कॉमन इलियक आर्टरी से। जब ये हमारे पास लोअर एब्डोमिनल रीजन में होती है तो एब्डोमिनल एओर्टा के लोअर पार्ट से हमारे पास आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही होती हैं। और जब हमारे पास ये अपनी पोजीशन पे आ रही होती है तो जो रीनल आर्टरीज होती हैं, जो एब्डोमिनल एओर्टा की साइड से L2 के लेवल से हमारे पास रीनल आर्टरीज आ रही होती हैं, वो इसको सप्लाई कर रही होती हैं किडनी को। और बाद में हमारे पास ये जो आर्टरीज थी, कॉर्डल आर्टरीज थी, ये हमारे पास इन्वोल्यूशन हो जाती है इनकी, ये डिसअपेयर हो जाती हैं और ये मेन आर्टरीज बन जाती हैं, रीनल आर्टरीज। और इसके अलावा हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ किडनी पे। जब किडनी पेल्विक रीजन में हमारे पास फॉर्म हुई तो इसका जो हाइलम होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, और ये मीडियली 90 डिग्री पे रोटेट करती है किडनी
इसका हाइलम वेंट्रल साइड पे होता है, ये 90 डिग्री पे रोटेट करती है मीडियल साइड पे, और इसका हाइलम जो था पहले वेंट्रल पोजीशन पे हमारे पास मीडियल पोजीशन पे आ जाता है। तो हमने ये बात भी कर ली। और चेंजेस इन ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी हमने बात की पोजीशन के हवाले से, चेंजेस इन ब्लड सप्लाई की। जब वो लोअर पेल्विक रीजन में होती है तो हमारे पास इसकी जो सप्लाई होती है वो कॉमन इलियक आर्टरी से आ रही होती है। जब वो हमारे पास लोअर एब्डोमिनल रीजन में होती है तो इसकी सप्लाई हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के लोअर पार्ट से हो रही होती है। और जब हमारे पास ये अपनी फिक्स पोजीशन पे पहुंच जाती है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन है, और इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ पे इसकी सप्लाई आ रही होती है रीनल आर्टरीज से, जो कि हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से की लेटरल ब्रांचेस हैं L2 के लेवल पर। फिर हम इसकी क्लिनिकल कोरिलेट्स के हवाले से बात करते हैं। एक्सेसरी रीनल किडनी, रीनल आर्टरी, सॉरी एक्सेसरी रीनल वेसल्स, एक्सेसरी रीनल वेसल्स। अब हमारे पास रीनल वेसल्स होती हैं हमारे पास नॉर्मली तो रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है ना हमारे पास किडनी को, कभी कभी हमारे पास एक्स्ट्रा वेसल्स भी सप्लाई कर रही होती हैं किडनी को। तो वो रीनल किडनी के से लोअर लेवल पे भी एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही होती हैं और अपर लेवल पे भी निकल रही होती हैं। अगर हमारे पास रीनल आर्टरी से लोअर लेवल पे एक्सेसरी रीनल आर्टरी आ रही है तो वो हमारे पास जो यूरेटर है उसको कंप्रेस करती है। जब हमारे पास और लोअर किडनी के लोअर पोर पे एंटर हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास यूरेटर भी होता है। यूरेटर को ये हमारे पास एक्सेसरी रीनल आर्टरी कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन की ड्रेनेज नहीं होती और यूरिन हाइलम में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है। और रीनल एजेनेसिस, रीनल किडनी की फॉर्मेशन ही नहीं होती। अगर एक साइड पे नहीं होती तो ये इतने खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जिस साइड पे किडनी प्रेजेंट है वो हमारे पास जो है ना हाइपरट्रॉफी कर लेती है, और वो जो किडनी प्रेजेंट नहीं है उसका भी रोल प्ले कर रही होती है। अगर वो बायलेटरल है तो फिर तो हमारे पास पोस्ट नेटल लाइफ के भी कंपैटिबल नहीं है ये सिचुएशन, और बेबी जाहिर बात है सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और इसकी वजह बायलेटरल जब किडनी नहीं है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है 9th वीक के अंदर वो हमारे पास बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। ओलिगो हाइड्रोमिनोज हो जाएगा और बेबी वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकता। एक्टोपिक किडनी की पोजीशन, अब किडनी का असेंड नहीं हो पा रहा होता। किडनी पेल्विक रीजन में फॉर्म भी थी, या तो पेल्विक रीजन में रह जाती है, थोड़ा सा असेंड करके ऊपर लोअर एब्डोमिनल पार्ट में चली जाती है, लेकिन अपनी पोजीशन पे नहीं आ पा रही होती। इसको हम कहते हैं कि एक्टोपिक किडनी। हॉर्सशू किडनी ये होती है कि हमारे पास ऑलमोस्ट इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से लोअर लेवल पे दोनों साइड की किडनी आपस में ऐसे मिल जाती हैं। इसको हम कहते हैं हॉर्सशू किडनी। दोनों किडनीज आपस में मिली हुई होती हैं, तो इस रीजन को हम कहते हैं इस सिचुएशन को हम कहते हैं हॉर्सशू किडनी। और एक्टोपिक यूरेटर, हमारे पास जो यूरेटर आ रहा था किडनी से, हमारे पास ये यूरेटर जो आ रहा था इसने ड्रेन करना था हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के ट्राइगोन रीजन में। ये हमारे पास इसका एक ट्राइगोन रीजन होता है, हमारे पास यहाँ पे आके इसने ड्रेन करना था। ये तो नॉर्मल है। अब लेकिन होता क्या है कि हमारे पास ये जो हमारे पास यूरेटर है ये इसमें ड्रेन नहीं होता, या तो ये ड्रेन हो जाता है इसके नेक रीजन में, या ये नीचे जो प्रोस्टेट पड़ा होता है मेल में, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बिल्कुल प्रोस्टेट पड़ा होता है, या ये इसके यूरिनरी ब्लैडर की नेक में आ जाता है, या ये प्रोस्टेट में आ जाता है, या प्रोस्टेट के बाद जो यूरिथ्रा निकल रहा होता है उसमें अंदर, या तो ये ड्रेन हो जाता है। तो हमारे पास किडनी से जो हमारे पास यूरिन बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं आता बल्कि आगे पहुंच जाता है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास इसका जो मेन फीचर है ये इनकॉन्टिनेंस होती है। तो वो जो हमारे पास यूरिन है वो ट्रिपल हो जाता है डायरेक्टली इन द प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर यूरिथ्रा में, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता ही नहीं है। और फीमेल के अंदर या वो नेक में जाएगा, या जो हमारे पास फीमेल के अंदर वेजाइना होता है उसमें चला जाएगा। तो वेजाइनल ओरिफिस के अंदर से हमारे पास यूरिन आ रहा होता है, तो हम बोलते हैं एक्टोपिक यूरेटर है। तो ये, या डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट किस तरह होती थी कि हमारे पास जो यूरेटेरिक बर्ड था, यहाँ तक यूरेटेरिक बर्ड था हमारे पास, यूरेटेरिक बर्ड की एबनॉर्मल डिवीजन से हमारे पास दो यूरेटर बन जाते थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे पास डुप्लीकेशन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट की। तो आज का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा या कुछ आप इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो काइंडली फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।